ये खूबसूरत औरत कोई इंसान नहीं है। वो यूकियो ना थी, योकाई क्लैन की सदस्य। सीधी सादी जिंदगी जीती थी, हमेशा अकेली बर्फ से ढकी पहाड़ियों में। लेकिन उसी दिन दो दोस्त, मोरोई और हयातो, पहाड़ चढ़ने आए। पहाड़ चढ़ते चढ़ते अचानक अगले पल हयातो ने मोरोई को धक्का दे दिया, सीधा खाई में। किस्मत से नीचे गिरी बर्फ ने झटका सोख लिया, वरना मोरोई की जान जा सकती थी। हाँ, जान तो बच गई, लेकिन उसके पैर टूट चुके थे। इतनी ठंडी बर्फीली जगह पर उसके पास बस मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी सामने एक अजीब सी परछाई उभरी। वो थी यूकी ओन्ना। उसने अपना नाम बताते हुए मोरोई का मजाक उड़ाया। तुम कितने बेवकूफ हो, अपने ही दोस्त से धक्का खा गए। मोरोई भी चुप बैठने वालों में से नहीं था, तो उसने पलटकर यूकी ओन्ना की शक्ल का मजाक उड़ाया और कहा, तू तो बदसूरत है। पर हैरानी की बात यह रही, यूकी ओन्ना को गुस्सा नहीं आया। उसने अपने जादू से एक बर्फ का घर बनाया, उसके लिए सोने का बैग बिछाया। असल में यूकी ओन्ना ने उससे बचाया इसलिए था, क्योंकि अगर रेस्क्यू टीम ऊपर चढ़कर सर्वाइवर्स को ढूंढने आती, या फिर बाद में इंसान इस पहाड़ को डेवलप कर देते, तो पहाड़ की सारी नेचुरल ब्यूटी और एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाता। फिर उसने मोरोई से आधे पैसे ले लिए। दरअसल यूकी ओन्ना को हाल ही में इंसानी खाना और शराब का शौक लग गया था, और उसे चीजें खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। वो कभी कभी चोरी भी कर लेती थी, पर ऐसा करने से कोटो को योकाई क्लैन के विजडम गॉड का गुस्सा झेलना पड़ता, क्योंकि योकाई के भी अपने नियम हैं। वो इंसानों की दुनिया का बैलेंस बिगाड़ नहीं सकते। तो मोरोई की मदद करके और फिर इनाम लेकर वो नियम तोड़ भी नहीं रही थी। हालांकि उसे अपनी शक्ल की परवाह नहीं थी, लेकिन बदसूरत कहलाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ा बहुत मुरोई को छेड़ा और फिर एकदम से हवा में गायब हो गई। रात कट गई। सुबह होते ही योकियोन्ना फिर आई। मुरोई को उठाया और उड़कर पहाड़ से नीचे ले गई। जाते जाते उसने चेतावनी दी कि अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताया, तो चाहे जहां भाग जाएगा, मैं तुझे ढूंढ लूंगी और मार डालूंगी। नीचे रेस्क्यू कैबिन में हायातो पुलिस को पूरी कहानी सुना रहा था। तभी दरवाजा खुला और मोरोई अंदर आ गया। उसने सीधा पुलिस के सामने हायातो पर आरोप लगाया कि उसी ने उसे खाई में धक्का दिया था। जांच पड़ताल के बाद मोरोई को असली सच पता चला। असल वजह थी एक लड़की, मायू। मायू मोरोई को पसंद करती थी, लेकिन हायातो मायू पर फिदा था। जलन में आकर हायातो ने मोरोई को पहाड़ पर बुलाया और उसे धक्का दे दिया। सच जानने के बाद मोरोई ने केस अपने वकील के हवाले कर दिया, लेकिन उस पल उसके दिमाग में बस यूकियो ना ही घूम रही थी। पता नहीं क्यों। 11 साल बीत गए। मोरोई फिर लौटा उसी बर्फीले पहाड़ के नीचे वाले कस्बे में, और वहां उसकी नजर पड़ी उसी जानी पहचानी शख्सियत पर, यूकियोन्ना। वो तुरंत पहचान गई कि ये वही इंसान है जिसकी उसने जान बचाई थी। असल में योकाई इंसानों को आंखों से नहीं, उनकी ऑरा और कलर से पहचानते हैं। मोरोई ने सोचा आइसक्रीम से यूकियोन्ना को खुश करूं। वो दर्जनों आइसक्रीम खरीदने को तैयार था, लेकिन योकियोन्ना ने कहा, मुझे तो मायू के हाथों से बड़ी दावत चाहिए। मोरोई बोला, अरे मैं तो बहुत अच्छा कुक हूं। और फिर उसने यूकियोन्ना को अपने घर खाने पर बुला लिया। रास्ते में यूकियोन्ना को उसके बीते सालों की कहानी पता चली। उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, लगभग मार ही डाला। जिस पार्टनर के साथ कंपनी शुरू की थी, उसने भी दगा दे दिया। बीवी और दोस्त दोनों की गद्दारी ने मोरोई का भरोसा तोड़ दिया। आखिरकार उसने सब छोड़कर इस छोटे कस्बे में नई जिंदगी शुरू कर दी। ये सुनकर यूकियोना ने सोचा, ये तो बिल्कुल कंगाल हो चुका है, मुझसे क्या रिश्ता रखेगा। लेकिन मोरोई ने बताया, मेरे पास बहुत पैसा है, इतने के खर्च भी नहीं कर पाता। बस फिर क्या था, यूकियोना का मूड बदल गया। मोरोई उससे कस्बे के बाहर वाले सुपरमार्केट ले गया और दोनों ने जमकर शॉपिंग की। घर लौटकर मोरोई ने तुरंत उसके लिए शानदार दावत तैयार कर दी। दोनों ने उस रात साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया, लेकिन उसके बाद से यूकियोना अक्सर आने लगी। कभी खाने पर, कभी टाइम बिताने। मोरोई घी हर रोज उसके लिए अलग अलग डिशेस बनाकर खिलाता। इसी दौरान मोरोई को पता चला कि योकाई दुनिया में एक देवी होती है, कोटोको। योकाई उसे प्रिंसेस भी कहते हैं। कोटोको बहुत सख्त थी, इंसानों और योकाई के बीच बैलेंस और रूल्स को लेकर। बहुत से योकाई इंसानों की दुनिया में रहते थे और शांति से इंसानों के साथ जीते थे। कभी कभी तो वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इंसानों की मदद भी कर देते थे। अब यूकी अन्ना जो रोज रोज मोरोई के घर बैठकर खाना पीना उड़ाती थी, थोड़ा गिल्टी फील करने लगी। उसने सोचा, चलो कुछ करके इसका बदला चुकाऊं। लेकिन मोरोई को लगा कि यूकियो ना इस समय बहुत ज्यादा केयरफ्री और बिगड़ी हुई है, और ऐसी हालत में वो उसकी काइंडनेस की हकदार नहीं है। इसलिए उसने उसके ऑफर को प्यार से टाल दिया। अगले दिन दो पुलिस ऑफिसर्स मोरोई के दरवाजे पर आए। उन्होंने बताया कि उसकी एक्स वाइफ अरुणा की हाल ही में हत्या हो गई है, और सबसे बड़ा सस्पेक्ट वही मोरोई, उसकी बेगुनाही साबित करने वाली इकलौती शख्सियत थी यूकियोन्ना। लेकिन दिक्कत ये थी कि यूकियोन्ना इंसानों के सामने आ ही नहीं सकती थी। पुलिस ने रूटीन पूछताछ शुरू की। मोरोई ने उन्हें अपनी शादी और तलाक की पूरी कहानी बताई। एक सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था,
अरुणा ने उसे एक ड्रिंक दी जिसमें स्लीपिंग पिल्स मिली थी। बिना सोचे समझे वो पी गया। ऑफिस पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। बाद में जब एक प्राइवेट डिटेक्टिव के जरिए मोरोई को पता चला कि अरुणा का अफेयर चल रहा था, उसका प्लान ये था कि रास्ते में दवा असर कर जाए और मोरोई का एक्सीडेंट जैसा लगे। इस तरह वो अपनी पूरी दौलत हड़प कर अपने लवर के साथ भाग सकती थी। सच जानने के बाद भी मोरोई ने अरुणा के खिलाफ कोई केस नहीं किया, बल्कि डिवोर्स के बाद उसने अपनी आधी दौलत खुद ही उसे दे दी। पुलिस को मोरोई तक पहुंचने का क्लू अरुणा के घर से मिला। अरुणा ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था कि उसने मोरोई को लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया था, लेकिन उसने पलटकर कोई बदला नहीं लिया, उल्टा उसे पैसा दे दिया। इससे अरुणा को शक हुआ कि शायद मोरोई अंदर ही अंदर बदला लेने का प्लान बना रहा है। उसका शक और गहरा तब हुआ जब उसे पता चला कि हयातो, वही दोस्त जिसने मोरोई को खाई से धक्का दिया था, कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। इसी वजह से अरुणा को लगने लगा कि मोरोई जरूर एक दिन उसके पीछे भी आएगा। और जब पुलिस को अरुणा की लाश मिली तो उसके हाथ में आखिरी बार लिखा हुआ था, मोरोई। कुछ दिन पहले सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज भी मिली। उसमें मोरोई एक ऐसी औरत के साथ दिखा जो अरुणा जैसी लग रही थी। असल में वो यूक्यून न थी, क्योंकि हाल ही में दोनों साथ सुपरमार्केट गए थे। लेकिन मोरोई पुलिस को ये सच्चाई बता ही नहीं सकता था। नतीजा, पुलिस उसे स्टेशन ले गई और देर रात तक पूछताछ करती रही। आखिरकार जब वो घर पहुंचा तो यूक्योन्ना पहले से इंतजार कर रही थी। मोरोई ने उसे सब समझाया कि उसी दिन जब मर्डर हुआ था वो यूक्योन्ना के साथ खाना खा रहा था। लेकिन पुलिस कभी इस बात पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि इंसानों के लिए योकाई जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तभी यूकियोना ने अचानक पूछा, तुम्हारी एक्स वाइफ अरुणा, क्या वो मुझसे मिलती जुलती थी? मुरोई ने इस बात को नकारा नहीं। असल में 11 साल पहले जब यूकियोना ने उसकी जान बचाई थी, उसके बाद से उसने उसका चेहरा कभी भूला नहीं था। यहाँ तक कि जब उसने अरुणा से शादी की तो उसकी वजह यही थी कि अरुणा यूकियोना जैसी दिखती थी। और यही कारण था कि अरुणा ने अफेयर कर लिया, क्योंकि कोई भी औरत किसी और की जगह बनकर जीना नहीं चाहती। ये सुनकर युकियोना खुश हो गई। उसने ठान लिया कि वो मुरोई का नाम साफ करने का तरीका ढूंढेगी। फिर युकियोना के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना योकाई की प्रिंसेस कोटोको के पास चलें। वो तो बुद्धिमान देवी है, शायद हमारी मदद कर सके। युकियोना मुरोई को लेकर कोटोको के पास पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही कोटोको ने अचानक मुरोई पर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा, मोरो ही असली कातिल है। ये ऊपर से तो बड़ा सीधा साधा और दयालु बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी एक्स वाइफ से बदला लेने का प्लान बना रहा था। और युकियोना, तू तो बस इसके प्लान का हिस्सा है। इसने तेरा भरोसा जीतकर तुझे ही इस्तेमाल किया। ये सुनकर मोरोई कुछ बोलने वाला ही था कि युकियोना ने हिम्मत दिखाकर कोटोको को जवाब दिया। हालांकि वो कोटोको से डरती थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि मोरोई एक अच्छा इंसान है। कोटोको दोनों को देखकर अचानक मुस्कुराई और बोली, मैंने जो कुछ कहा वो सब बकवास था। असलियत ये है कि मैं बस मोरोई को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि युकियोना ने तेरे लिए देवताओं तक की अवहेलना करने की हिम्मत दिखाई है। तुझे उसके जज्बात समझने चाहिए, क्योंकि वो बहुत मासूम है और मुझे डर था कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए। फिर कोटोको ने बताया कि उसे पहले से पता था असली कातिल कौन है। असल में युकियाना के आने से पहले ही कोटोको ने कुछ छोटे योकाए भेजकर सुराग जुटा लिए थे। जांच के बाद कोटोको को सच समझ में आ गया। पुलिस को हरुणा के घर से वो चिट्ठी मिली थी जिसमें मोरोई पर शक जताया गया था, और उसी चिट्ठी ने कोटोको को यकीन दिलाया कि मोरोई कातिल नहीं है। ये सुनकर मोरोई ने चैन की सांस ली। कम से कम अब उसे जेल जाने का डर नहीं रहा। लेकिन उसने तुरंत पूछा, तो फिर असली कातिल कौन है? कोटोको ने सीधे सीधे नाम नहीं बताया। उसने तर्क देकर सब समझाया। उसने कहा, हरुणा की मौत की हालत देखो। उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, ना ही उस पर किसी तरह का शारीरिक हमला हुआ। मतलब साफ है, उसे किसी बहाने से किसी जगह बुलाया गया और वहीं मारा गया। अगर कातिल सच में तू होता तो हरुणा उस चिट्ठी को अपने बचाव के लिए पहले ही पुलिस को दे देती, क्योंकि वो चिट्ठी उसका सेफ गार्ड थी। लेकिन अगर तू ही कातिल होता तो तू जरूर हरुणा का घर छान मारता उस चिट्ठी को ढूंढने के लिए, और ऐसा करने पर तू आसपास की सीसीटीवी में फंस जाता। इसका मतलब है कि वो चिट्ठी किसी और जगह छुपाई गई थी। और हरुणा के हाथ पर लिखा तेरा नाम, ये तो साफ इशारा है कि किसी ने जानबूझकर तुझे फंसाने की कोशिश की। मोरोई ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि हरुणा की साजिश और उनकी बीते रिश्ता की बातें तो बस वो दोनों ही जानते थे। उसने कभी किसी और से ये राज साझा नहीं किया। तो फिर कौन था जिसने हरुणा को मारा और उसे फंसाने की कोशिश की? तभी कोटोको ने कहा, कातिल कोई ऐसा इंसान है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, जिसमें जरूरत से ज्यादा पॉजिटिवनेस है, या फिर शायद तुझसे कभी गहरी चोट खाई हो। इतना पक्का है कातिल तेरा कोई अपना ही है। लेकिन मोरोई को अब भी कोई अंदाजा नहीं था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कातिल आखिर है कौन।
कोटो को अपनी इन्वेस्टिगेशन समझाती रही। मोरोई को बार बार उसके करीबी लोगों ने धोखा दिया था, चाहे दोस्त हों, चाहे उसका प्यार या फिर बिजनेस पार्टनर। लोगों को लगता था कि अब मोरोई का दिल नफरत से भर चुका है और कोई उसी बात का फायदा उठाकर उसे फंसाने की चाल चल सकता है। ये काम वही कर सकता था जिसे मोरोई की पूरी सिचुएशन पता हो और उसे ये भी मालूम हो कि मर्डर वाली रात मोरोई के पास कोई आलिबाय नहीं था और उसके लिए कोई गवाही देने वाला नहीं था। ऐसा इंसान बस एक ही हो सकता था, उसका असिस्टेंट मकोतो। उसी वक्त मोरोई का फोन बज उठा और स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मकोतो। मोरोई सन्न रह गया, डर से कांपने लगा। मकोतो तो उसका सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट थी। उसने कंपनी में उसका हर वक्त साथ दिया था और जब मोरोई कंपनी छोड़कर बाहर निकला तो उसने अपने बचे हुए शेयर्स भी मकोतो को दे दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मकोतो उसे क्यों धोखा देगी। अचानक उसे मर्डर वाली रात याद आई, जिस रात हरुना मारी गई थी। वो तो उस रात युकियोना के साथ डिनर कर रहा था। डिनर के बाद उसे मकोतो ना कॉल आया। युकियोना का राज छुपाने के लिए मोरोई ने झूठ बोल दिया कि वो घर पर अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा है। लेकिन मकोतो बार बार पूछती रही कि क्या तुम सच में अकेले हो। जब उसने कंफर्म कर लिया कि मोरोई के पास कोई अलीबाई नहीं है, तब उसने मर्डर कर डाला। मोरोई के समझ से बाहर था कि मकोतो ऐसा क्यों करेगी। उसने तो कभी उसका बुरा नहीं किया। कोटोको ने कहा कि पुलिस जल्द ही मकोतो के खिलाफ सबूत मिल जाएगा। मोरोई हैरान था कि कोटोको को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में इतना कैसे पता। असल में कोटोको ने अपने छोटे छोटे युकाई पुलिस स्टेशन भेज दिए थे। उनमें से एक युकाई ने तो पूरा मर्डर अपनी आंखों से होते देखा था। उन्हीं की डिस्क्रिप्शन से कोटोको ने तुरंत असली कातिल को पहचान लिया। मोरोई मकोतो के मोटिव के बारे में जानने के लिए बेचैन था, लेकिन कोटोको ने कहा जब पुलिस उसे पकड़ेगी तब सब सामने आ जाएगा। कोटोको ने कहा कि अब उसका काम पूरा हो गया है, अब बारी है मोरोई और युकियोना की कहानी सुलझाने की। आखिर एक इंसान था और दूसरी योकाई, उनका रिश्ता लंबे वक्त तक चलना नामुमकिन था, लेकिन कोटोको ने सते दिल से उन्हें दुआ दी। ये सुनकर युकियोना खुशी से झूम उठी और उसने मोरोई को कस के गले लगा दिया। फिर मोरोई ने हंसते हुए कहा, चलो अब जल्दी घर चलते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। तभी अचानक पास में छुपा बैठा क्रू बाहर निकल आया। वो कोटोको का बॉयफ्रेंड था, लेकिन क्रू को देखते ही रुकियोना चीख पड़ी, डर के मारे कांपने लगी। मोरोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। असल में योकाई दुनिया में क्रू की पहचान बेहद खतरनाक थी। वो तो मॉन्स्टर से भी कहीं ज्यादा डरावना माना जाता था। कोटोको ने कहा, जल्दी जाओ, घर जाओ। फिर युकियोना खुशी खुशी मोरोई का हाथ पकड़ के वहां से चली गई। कोटोको ने क्रू से कहा, इस बार मैं खुश हूं, क्योंकि आखिरकार युकियोना को एक अच्छा और भरोसेमंद इंसान मिल गया। क्रू ने हैरानी से पूछा, तुमने सीधे सीधे मोरोई को मकोतो का मोटिव क्यों नहीं बताया? कोटोको ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि मोरोई ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो हमेशा मकोतो की बहुत इज्जत करता था और उसे दिल से प्यार भी करता था। वो मोरोई की वाइफ की बेवफाई से पहले ही बेहद दुखी थी। जब मोरोई ने कंपनी छोड़ी तब मकोतो ने भी उसके साथ छोड़ने की जिद की, लेकिन मोरोई ने कहा कि वो कंपनी में ही रहे। मकोतो ने उसकी बात मान ली और कंपनी में रुक गई। उसके बाद वो बस मोरोई का इंतजार करती रही, लेकिन महीनों बीत गए, मोरोई ने एक बार भी उससे कांटेक्ट नहीं किया। इसी ने उसके प्यार को नफरत में बदल दिया और उसी नफरत की वजह से उसने मोरोई की एक्स वाइफ का मर्डर कर दिया और उसे फंसाने की साजिश रची। मकोतो चाहती थी कि मोरोई पूरी तरह टूट जाए और फिर वो उसे संभाले, ताकि इस मौके का फायदा उठाकर मोरोई को अपने प्यार में फंसा ले। कोटोको ने मोरोई को मकोतो का मोटिव इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनका रिश्ता बहुत ही उलझा हुआ था। ऊपर से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सबूत इकट्ठा करने में अभी वक्त लगना ही था। तब तक शायद मोरोई थोड़ा संभल भी जाता और सच सुनने की हिम्मत कर पाता। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि आज की रात बहुत ही खास थी। आज मोरोई और युकियोना ने अपने रिश्ते को ऑफिशियली मान लिया था। अगर कोटोको इस वक्त सच बोल देती तो पूरा माहौल बिगड़ जाता और शायद उनका ये मीठा पल भी खराब हो जाता। ऐसी हालत में युकियोना उससे नफरत करने लगती। क्रू ने मजाक में कहा कि मोरोई की किस्मत ही कितनी खराब है। जवानी में उसकी जान एक दोस्त ने एक औरत के चक्कर में लेनी चाहिए थी। शादी के बाद उसकी एक्स वाइफ ने ही उसे मार डालने की कोशिश की और अब तो उसकी अपनी असिस्टेंट ने उसे मर्डर में फंसाने की कोशिश की। लेकिन किस्मत का खेल देखो, इसी बीच उसे युकियोना मिल गई। फिर भी कोटोको को लगता था कि मोरोई की जिंदगी में जितनी भी औरतें आईं, उन सबको मिला भी दो तो भी वो युकियोना जितनी डरावनी नहीं हो सकती। अगर मोरोई ने गलती से भी उसे नाराज कर दिया तो हो सकता है वो उसे वहीं जमा दे और अगली सुबह उसकी खबरें अखबारों में छप जाएं। इसी बीच युकियोना कोटोको की तारीफों के पुल बांधती रही। वो बार बार कह रही थी कि कोटोको कितनी कमाल की है, लेकिन मोरोई मन ही मन सोच रहा था कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। आखिर हम दोनों की सोच भी अलग है और जिंदगी की उम्र भी। फिर उसने युकियोना की आंखों में देखा और फैसला कर लिया कि अब फ्यूचर के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद नहीं करना। अब बस हर पल को जीना है और युकियोना के साथ बिताए हर लम्हे को संजो के रखना है।